बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी, ये जो बुक है ये टाइडिस की फिजिकल थेरेपी के ये बुक है। और इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है फार्माकोलॉजी के व्हाट इज फार्माकोलॉजी। इसको हमारे लिए वैसे फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों मालूम होना चाहिए। अच्छा, टाइडिस की फिजिकल थेरेपी की जो बुक है वो एक ओवरव्यू बुक है। ठीक है, इसमें मल्टीपल आपको चैप्टर जो है वो मिल जाएंगे, जो कि आपके मतलब तकरीबन जो है वो आपकी फिजिकल थेरेपी में जो भी आप पढ़ते हैं ना उसको वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, रिफ्लेक्शन आ गया, मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस आ गई, ऑर्डर्ड स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, कार्डिक रिहेबिलिटेशन, फिजिकल थेरेपी, थोरेसिक सर्जरी, चेंजेस रिलेशनशिप फॉर प्रमोटिंग हेल्थ। समझो ये आपके पास एक पूरी ओवरव्यू एक ब्रॉड बुक आ जाती है। तो इसको आप जब आप ये आपके लिए अच्छा है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इससे क्या होगा, पूरा अगर आपका ना रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने पढ़ी होती हैं चीजें वो आपकी रिवाइज बहुत अच्छी हो जाती है। सारे सब्जेक्ट्स हमारी फील्ड से, फिजिकल थेरेपी फील्ड से ही रिलेटेड है। तो आप अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, मतलब ओवरव्यू आप जो है ना एक तरह का आप चाहते हैं। दैट्स बात है, हम इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एज ए फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट, हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो हम हर फील्ड से तकरीबन रिलेटेड पढ़ते हैं। हम एमबीबीएस से रिलेटेड भी पढ़ते हैं, हम फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ते हैं, हम अपनी फिजिकल थेरेपी से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। तो हम बहुत सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास पढ़ने वाले। तो हम 5 साल में हमने जो पढ़ा होता है, जाहिर सी बात है हम कुछ चीज़ें उसमें से भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं। अब फार्माकोलॉजी जो हमें चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ वो हम पढ़ते हैं 3rd ईयर में। अब मैं हूँ, मैं पास आउट कर चुकी हूँ, तो अब जाहिर सी बात है फार्माकोलॉजी याद होना इस तरह के हमारे 3rd ईयर में फार्माकोलॉजी इतनी बेहतर तरीके से जो हमने पढ़ी थी वो याद होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो बुक होती हैं, जैसे रिव्यूज जो बुक्स होती हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके लिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से जो है ना क्या कर सकते हो। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें कम अज़ कम आपकी क्लियर हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लिपिन कोड को फॉलो कर सकते हैं। लिपिन कोड एक मतलब ऐसी बुक है जो आपको एज अ फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। मैं अपना बताऊं तो मैं लिपिन कोड पढ़ी थी। लिपिन कोड से पढ़ने से ये था कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं और समझना आसान है इसको। खैर, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी को। एंड फार्माकोलॉजी हमारा चैप्टर 4 है। इसके स्टार्टिंग जो चैप्टर है वहां से मैंने स्टार्ट नहीं किया। फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये हमें जो अक्सर, क्योंकि हम अगर जैसे हाउस जॉब में अगर आप कर रहे हैं या जैसे कहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कहीं आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप ड्रग्स का आपका सामना जरूर होता है। ठीक है ना, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वार्ड में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो ड्रग्स का लाजमी आपका जो है ना सामना होगा। कुछ ड्रग्स है जो आपको इनकाउंटर होंगी, तो आपको उनके बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, ठीक है, अब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ और आपको पता ही नहीं है भाई पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया होता क्या है, दिया हुआ क्यों है, इसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, और आप लेके उसकी मोबिलिटी की असेसमेंट कर रहे हैं, मोबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं आप, और पेशेंट को दिया हुआ है स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं, आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर आपने क्या करना है कि देख पता होना चाहिए स्पाइनल एनेस्थीसिया है क्या, दिया हुआ क्यों है, देते कैसे हैं, होता क्या है, ये चीजें आपको एज अ डॉक्टर पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जो फार्माकोलॉजी का, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो होती है ना, अभी सारा जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड है। ड्रग्स आपने दी, अच्छा इसमें अब फार्माकोलॉजी के ना 2 पार्ट्स आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक रख लेते हैं हम। चलें यार, यहाँ पे नहीं आएगा सर, यहाँ ठीक है। अब फार्माकोलॉजी जो होती है ना, फार्माकोलॉजी जो होती है ना, इसके क्या होते हैं आपके जो है वो दो, इसमें आप 2 चीजें पढ़ते हैं। इसमें आप 2 चीजें पढ़ते हैं। पहला होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, हम सिंपल काइनेटिक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी आपके पास होती है डायनेमिक्स, यानी फार्माको डायनेमिक्स। अब क्या होती है कि ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है या फार्माको डायनेमिक्स होती है, ये होती क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स ये होता है कि जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रग दी है बॉडी में, ठीक है, आप उस ड्रग का जो है वो आपने कोई ड्रग बॉडी में दी है, अब आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ किया क्या है वो कहलाएगी क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाएगी। ठीक है, आपने कोई ड्रग दी है और आपकी बॉडी ने क्या किया। अब देखो, जो भी आपकी चीज आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती है, जाहिर सी बात है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो आता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब होता क्या कि जो आपकी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है ना, इसको हम नाम देते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब अब क्या क्या कर सकती है वो, उस ड्रग को एब्जॉर्प्शन करवा देगी, उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन करवा देगी, उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी, उस ड्रग की एक्सक्रिएशन होगी, एलिमिनेशन होगी। तो ये सब चीजें आपकी बॉडी कर रही है ड्रग के साथ, तो ये क्या कहलाएगी, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाती है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स ये होता है
कि ड्रग ने आपके साथ क्या किया है या ड्रग का क्या इफेक्ट आया है आपकी बॉडी पे, उसने क्या इफेक्ट डाला है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाएगा। सही है। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप पढ़ लो कोई मसला नहीं है। चार्ट में बेहतरीन चार्ट है जो आपको भी हम पढ़ना ही है हमें। पहला है फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये दो चीजें हैं जो फार्माकोलॉजी में आपको पता होनी चाहिए। जो मेजर इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ये होती है जो मैं बता चुकी हूँ कि आप ड्रग ने आपकी बॉडी में इंटर होने के बाद आपकी ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पेन किलर ले रही हूँ, पेन किलर एक ड्रग है, मैंने पेन किलर ले ली, पेन किलर ने जाकर क्या किया, मेरा पेन को खत्म कर दिया, मेरी बॉडी पे जाकर इसने कोई ना कोई इफेक्ट किया ना, जो ड्रग ने मेरी बॉडी पे इफेक्ट डाला है, मेरी बॉडी इफेक्ट किया है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इसको स्टडी करना फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। और दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कहलाएगा, आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, उस ड्रग को कैसे मेटाबोलाइज किया, उस ड्रग को एक्सक्रिएट किया है, जो भी उसके चेंज किया है उस ड्रग को, उसके मेटाबोलाइट्स बना दिए हैं, उसको एक्टिव कर दिया है, उसको इनएक्टिव कर दिया है, जो आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ किया है ना, इसको पढ़ने को कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। ये दो चीजें हैं जो फार्माकोलॉजी के अंदर आपके पास दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सही है। फार्माकोलॉजी के अंदर आपने जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, वो आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, टेबल 4.1। ये जो टेबल 4.1 है, इसमें आपने ये जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए ड्रग के बारे में, तो आप जो है ना एक बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझ सकेंगे और फिर आपको पता भी चलेगा कि भाई जो आपने ड्रग ली है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसका साइड इफेक्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये ड्रग असल में कर क्या रही है, ये एक चीज के जगह किसी दूसरी चीज को मुतासर कर रही है या नहीं कर रही। अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हमारी एक ड्रग होती है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स जो आपके पास जो बीटा ब्लॉकर्स के बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। सही है। बीटा रिसेप्टर्स आपके पास हार्ट में भी होते हैं, वो बीटा 1 होते हैं, और लंग्स में भी होते हैं जो बीटा 2 होते हैं। अब क्या होता है जब आप क्या करते हो, कोई ऐसी ड्रग देते हो जो कि नॉन सेलेक्टिव होती है, ठीक है, क्या होती है वो होती है नॉन सेलेक्टिव ड्रग। कोई भी आपने जैसे है वो नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, आपने वो दे दी है और वो क्या कर रही है, वो आपके पास जो है वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को जो है वो ब्लॉक करिए, बीटा 1 को भी ब्लॉक करिए हार्ट में जाकर, ठीक है, और बीटा 2 को जो है वो भी उसको भी ब्लॉक करिए। तो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने हार्ट के लिए दी थी, हमने जो ये जो ड्रग दी थी वो दी थी कि सिर्फ और सिर्फ उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ हो, वो सिर्फ बीटा 1 पर हो, जो कि आपके पास कहाँ मौजूद है, हार्ट में मौजूद है। लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है तो इसने क्या किया, जाकर बीटा 2 के ऊपर भी जाके काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर भी आपको जो है ना इफेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, जो कि इसके साइड इफेक्ट्स थे। सही है। तो पता चल जाता है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रग दी है किसी को, तो फिर आपको आपने हार्ट के लिए दी थी और फिर उसके जो है ना दूसरे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि भैया आप वो जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो साइड इफेक्ट्स हों और आप उसको कोई अलग ही डायग्नोसिस बनाकर जो है ना पेश कर दें डॉक्टर्स के आगे आगे जाकर। तो ये चीज़ जो होती है ना ये बहुत मैटर करती है, आपने जो है वो इसको देखना होता है। अच्छा, अब आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए टेबल 4.1 के हिसाब से, आपको जो मालूम होना चाहिए वो ये मालूम होना चाहिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ड्रग उसका नाम क्या है। ठीक है, कि वो ड्रग जो है आपने दिया उसका जाहिर सी बात है नाम पता होना चाहिए। दूसरी बात, उस ड्रग का जो है ना आपने क्या पहले अपने ड्रग का नाम हो गया, द नेम ऑफ द ड्रग, फिर रूट एंड डोजेज। अच्छा, रूट आपके पास क्या होता है कि जो आप कोई भी ड्रग देते हो ना, आप उसके जो है ना आप किस रूट से उसको दे रहे हो। सही है। आप जो रूट होता है वो चेंज, मतलब आप कुछ ड्रग्स आप लेते हो ओरली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सीरप, ठीक है, कुछ आप रूट मतलब आप क्या लेते हो, ओरल लेते हो, यानी ओरली आप ले रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज, वो आपके पास क्या आ जाता है, एक रूट आता है ओरल। दूसरा रूट आगे आपके पास क्या है, इंजेक्टेड, यानी आपने इंजेक्शन की लगा दिया। अब इंजेक्शन में भी आपके पास IM अलग होते हैं। IM आपके पास कौन से होते हैं, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, IM आपके पास इंजेक्शन अलग होते हैं, IV अलग होते हैं, ठीक है। IV में कौन से आते हैं आपके पास, इंट्रावेनियस इंजेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी आते हैं, ठीक है, जो आपकी स्किन पे लगते हैं, स्किन के जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं वहाँ पे आपके स्किन के नीचे लग रहे होते हैं, स्किन के नीचे लगता है ये इंजेक्शन, जैसे कि इंसुलिन लोग आपने लगाते हुए देखा होगा लोगों को अक्सर, ठीक है।
अच्छा, इंजेक्टेड हो गए, ओरली हो गए, एंड देन रेक्टल। ये रेक्टम जो है ना, वहां से रेक्टम रूट से अगर दिया जाए तो वो रेक्टल हो जाएगा। ट्रांसडर्मल यानी आपने क्या किया है, कोई पैच की फॉर्म में कोई ड्रग लगा दी है, ठीक है। ये चीज जो है वो पाकिस्तान में तो खैर इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है पैचेस की फॉर्म में, लेकिन जो है वो अक्सर बाहर मुल्क में बहुत ज्यादा यूजेज है, क्योंकि ट्रांसडर्मल जो होती है ना, जब आप ड्रग ओरली लेते हो ना, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू उस ड्रग के जो आप ट्रांसडर्मल या लोकली अप्लाई करते हो, ठीक है। कोई लोकली अपनी क्रीम अगर ऊपर लगा ली है ना, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो इतना, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स कम आएंगे, और किसी ड्रग को जब आप ओरली लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा आते हैं। खैर, ड्रग के रूट्स देख लेते हैं हमने, तो हमने यहाँ पर तो उन्होंने कुछ सेलेक्टिव चार्ट के अंदर लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ओरल रूट होता है, एक आपके पास सबलिंगुअल रूट होता है, उसके अलावा रेक्टल रूट होता है, एपिथेलियल सरफेस एप्लीकेशन होती है, जैसे कि हमने बताया एपिथेलियल सरफेस एप्लीकेशन में आपकी स्किन की आ जाएगी, यानी टॉपिकल आपने कोई ड्रग ऊपर स्किन पे कुछ लगा लिया, कोई जेल लगा लिया, जैसे कि अक्सर हम वेंटोजिन जेल होता है, वेंटोजिन वो जेल होता है एक पेन के लिए हम यूज करते हैं फिजिकल थेरेपी में ज्यादा। अगर देखा जाए तो फिर पेन किलर जो पेन को कंट्रोल करने के लिए जेल्स लगाए जाते हैं वो आ जाएंगे स्किन पे के थ्रू, नेजली दे रहे होते हैं। उसके अलावा कॉर्नियल आपके पास आ जाते हैं, जैसे ड्रॉप्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन रूट भी दे रहे होते हैं, इनहेल करके जो ड्रग ले रहे होते हैं, जैसे कि अक्सर हम कौन सी ड्रग्स इनहेल करते हुए दे रहे होते हैं, अक्सर आप देखोगे एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर, एस्थमा के पेशेंट्स में आप देखोगे कि वो इनहेलेशन के थ्रू जो है वो ले रहे होते हैं, इनहेलर्स यूज कर रहे होते हैं, आपने उनको देखा होगा। तो इनहेलर्स के थ्रू जो इनहेलेशन के थ्रू ड्रग जाती है अंदर बॉडी के। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है रूट का, इंजेक्शन है, उसमें आपके पास सबक्यूटेनियस होते हैं, वो हमने देख लिया, इंट्रामस्कुलर होते हैं, इंट्रावेनियस होते हैं, और भी टाइप्स होती हैं। उसके अलावा ये आपके पास क्या है, सारे रूट्स आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या बात पता होनी चाहिए, फार्माकोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है कि आपकी जो ड्रग बॉडी में गई है उसने बॉडी के साथ किया क्या है, ठीक है। बॉडी के साथ क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। उसने जो भी आपने ड्रग ली है उसने बॉडी के साथ क्या किया है, बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट लेकर आया है, कौन से आयन चैनल्स ओपन हुए हैं, कौन से चैनल्स ब्लॉक हुए हैं, कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर को ज्यादा रिलीज करवा दिया, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनहिबिट कर दिया। तो वो सारी चीजें जो है वो फार्माकोडायनेमिक्स पे आएंगी, सही है। फिर आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आ जाता है, यानी अब्जॉर्प्शन आ जाएगी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, जो कि आपकी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब कैसे हुई। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या आएगी, उस ड्रग की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म आ गई, किस तरह से मेटाबोलाइज हुई। उसके बाद एक्सक्रिएशन आ जाएगी। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक्सक्रिएशन यहाँ पे भी अलग से दिया हुआ है। फार्माकोकाइनेटिक्स में यही होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग। सही है, बात समझने की क्या है कि आपकी जो बॉडी है उसने ड्रग के साथ क्या किया, उसको किस तरीके से आपकी बॉडी ने मेटाबोलाइज किया, उसको किस तरीके से बॉडी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको किस तरीके से बॉडी ने जो है वो मेटाबोलाइज करने के बाद एक्सक्रिएट कैसे किया, एलिमिनेट कैसे किया, यूरिन की फॉर्म में किया, फीसेस की फॉर्म में एक्सक्रिएट किया, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। उसके बाद मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन में हाउ द ड्रग इज एलिमिनेटेड, आपकी किस तरह से बॉडी में से ड्रग जो है वो एलिमिनेट की गई है, और उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये चीजें आपको जो है ना वो पता होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब आपको पता क्यों होनी चाहिए, वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है जो कि बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल क्या दी हुई है यहाँ पर उन्होंने, देखें कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने ना जो हमारे पास ना काफ़ी जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है, ठीक है। मेटफॉर्मिन ड्रग हो गई, वो डायबिटीज़ के लिए है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये मेटफॉर्मिन ड्रग्स जो है वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो रही है, एमिट्रिप्टाइलिन जो है डिप्रेशन के लिए यूज़ हो रही है, गाबापेंटिन जो है वो एपिलेप्सी या सीजर्स के लिए यूज़ हो रही है। लेकिन उसके अलावा ये जो ड्रग्स होती हैं वो दूसरी और डिजीज के लिए भी ट्रीट मतलब करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अब गाबापेंटिन का मतलब ये नहीं है कि ये जो गाबापेंटिन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, एपिलेप्सी को ही ट्रीट करेगी। वो न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी यूज हो सकती है। यानी सिंपल एक न्यूरोपैथिक पेन था पेशेंट को, और उसने हमने गाबापेंटिन दी हुई है, और ना जो है वो गाबापेंटिन क्या कर रही है, उसके न्यूरोपैथिक पेन को कंट्रोल कर रही है, सही है। तो उसको कोई सीजर्स नहीं है, उसको कोई एपिलेप्सी के दौरे नहीं पड़ते, लेकिन उसने वो क्या है, सिंपल जो है न्यूरोपैथिक पेन है जिसको वो कंट्रोल किया जा रहा है, सही है ना। तो अब क्या है कि जब तक आप पता नहीं चलेगा ना कि आपको कि ड्रग जो है वो आपने दी, अच्छा इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो ड्रग है वो किस लिए दी गई है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। पेशेंट की हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की पढ़ना बहुत ज्यादा जो है वो क्या होता है, जरूरी होता है। पेशेंट की जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी वजह से ही आपको पता चलेगा कि जो मसला है वो क्या है, और जो ड्रग दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, सही है। अब जहाँ पे इन्होंने बात की हुई है कि जो एमिट्रिप्टाइलिन है वो डिप्रेशन के लिए यूज होता है, लेकिन नहीं, एमिट्रिप्टाइलिन स्लीपिंग प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज हो रहा होता है,
सही है। एमिट्रिप्टाइलिन स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी अब भाई किसी को नींद नहीं आ रही, उसने एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग हम उसको दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं उसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो एक डायग्नोस्टिक, एक डायग्नोसिस होती है डिप्रेशन की। दो दो हफ्ते तक अगर कोई डिप्रेस्ड रहता है तो सैडनेस उसके ऊपर हावी रहती है 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते मिनिमम 2 वीक्स तक, तो जाके हम उसको डिप्रेशन में काउंट करते हैं। लेकिन किसी को सिर्फ स्लीपिंग प्रॉब्लम है और कुछ किसी और जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूरोपैथिक पेन है और उसने एमिट्रिप्टाइलिन ले ली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी इसको डिप्रेशन है। आप ये बता दें भाई इसको डिप्रेशन है, इसको हमने एमिट्रिप्टाइलिन दे रहे, तो ये गलत हो जाएगा। आपने पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को चेक करना है ताकि आप जो है वो किसी गलत पॉसिबिलिटीज की तरफ ना जाएं और आप मतलब कि कोई गलत जो है ना सॉरी डायग्नोसिस की तरफ ना जाएं, और आप पॉसिबिलिटीज को समझें कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इस ड्रग की, कि क्यों दी गई है इस चीज को ड्रग, इसको पेशेंट को ड्रग क्यों दी गई है। दूसरी चीज आपने देखे होंगे कि आप जो है ना आपका जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन क्या है, एक तरह का पेन किलर के तौर पे यूज हो रही है, तो एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक्स में आती है। अब मॉर्फिन में क्या होता है कि ये आपके पेन के लिए यूज हो रही होती है। अब ये बहुत ज्यादा सेडेटिव होती है। मॉर्फिन का अगर नाम सुनाओ, ये मॉर्फिन बड़ी खतरनाक, मतलब अगर हाई डोजेस में थोड़ी सी भी दे दी ना तो बड़ा नुकसान होता है इसका। क्यों? मॉर्फिन क्या करती है, आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं ना उनको जाके भी जो है ना रिलैक्स ऐसे कर देती है कि आपकी बॉडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या करती है मॉर्फिन, आपका जो है वो जीआईटी के सिस्टम, जो आपकी जीआईटी की मूवमेंट्स होती हैं उसको भी स्लो डाउन कर देती है, यानी ओवरऑल सेडेशन के तौर पर इसका काम जो है ना हो जाता है। तो इसलिए जो है मॉर्फिन जो है ना बहुत ज्यादा क्या कर देती है, इन्फ्लुएंस कर जाती है रेस्पिरेटरी टेक्निक्स को। आप रेस्पिरेटरी टेक्निक्स उनकी अप्लाई करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, उनसे ब्रीदिंग करवा रहे हैं और कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं वो सही से नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है उसने मॉर्फिन लियो, हो सकता है उसने मॉर्फिन लियो, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आप लेके उसको जो है ना कोई दूसरी डायग्नोसिस बना दें। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेशेंट की जो है ना मोबिलिटी असेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, मोबिलिटी असेसमेंट करना चाहते हैं, उसका चलना फिरना देखना चाहते हैं, उसका पोस्चर देखना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, आप मोबिलिटी असेसमेंट करना चाहते हैं। अब आपको नहीं पता, हो सकता है पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ, स्पाइनल एनेस्थीसिया जब किसी पेशेंट को दिया जाता है तो फिर आपने मोबिलिटी आप असेसमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है एनेस्थीसिया आपने दिया हुआ है उसको, तो उसकी मोबिलिटी में फर्क आएगा। तो आपने इस सिचुएशन में मोबिलिटी असेसमेंट नहीं करनी है, आपने पूरा मतलब मेक श्योर करना है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, तो आपने जो है वो क्या करना है मोबिलिटी असेसमेंट करनी है, ऐसे नहीं आप करोगे। सही है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो पेशेंट अगर ले रहे तो उसको डिजीनेस होना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, आपने कोई एंटीबायोटिक ली हो, आपको थोड़ा सा थोड़ी देर चक्कर आए हों, इस तरह से होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर आप लोगे तो फिर क्या है, थोड़ी डिजीनेस आपको पेशेंट को हो सकती है। तो डिजीनेस जो है वो क्यों, पेशेंट को डिजीनेस हो रही है, पेशेंट कह रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप एज अ हाउस ऑफिसर जाते हो कहीं, आप हाउस ऑफिसर जो है नया नया अगर आप कहीं जा रहे हो एज अ हाउस जब आपकी स्टार्ट हुई है और पेशेंट आपको पकड़ के कह रहे हैं कि भाई हम पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो आपको कह रहे हैं कि भाई मेरे पेशेंट को जो है वो चक्कर आ रही है हो रहा है, तो आप घबराने से पहले उस मतलब आप जो है जाके पहले चेक करें, हाँ उसको चेक करें आप जो है, उसके बाद ये पूछें कि कोई दवाई वगैरह दी है किसी ने आकर, यहाँ पे किसी नर्स ने कोई आपको जो सुबह मतलब कोई दवाई वगैरह दी जाती है वो कोई दी है, कोई ड्रग वगैरह दी गई है इनको। अगर दी गई तो आपने चेक करें कि कौन सी जो है वो ड्रग दी गई है, कौन सी दवाई दी गई, हो सकता है कोई एंटीबायोटिक उनको दी गई हो और उसकी वजह से कोई डिजीनेस हो रही हो। अगर डिजीनेस एंटीबायोटिक की वजह से हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर बिठाएंगे लिटाएंगे थोड़ा सही हो जाएगा वो। सही, तो इस वजह से जो है वो हमारे लिए जो है वो फार्माकोलॉजी पढ़ना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और मसले जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, और उसके साइड मतलब कोई ड्रग दी हुई है तो हमने कौन सी मोबिलिटी असेसमेंट नहीं करनी। मिसाल उन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है, मॉर्फिन दिया हुआ है, तो आपने जो है वो आपके रेस्पिरेटरी टेक्निक्स को मुतासिर कर सकती हैं वो। सही है, तो इस वजह से जो है वो पढ़ना जरूरी होता है फार्माकोलॉजी को। अच्छा, अब क्या होता है कि ये हमने पढ़ लिया कि भाई रूट्स कौन कौन से होते हैं। सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप कोई ड्रग देते हो आप, ठीक है, वो ऑरली दो जैसे भी दो, खैर वो ड्रग्स जाकर ना क्या करती हैं, कुछ टारगेट प्रोटीन्स के ऊपर जाके लगती है। ठीक है, आपके पास जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, अब फॉर एग्जांपल हम जब हम इतने वो 8 क्लास में होंगे या 7 में होंगे, हमारे टीचर थे उन्होंने ऐसे ही सवाल पूछा था कि आप किसी को हेडेक होता है, वो गोली खा रहा है, वो टेबलेट खा रहा है, पेनाडोल खा रहा है, तो उस गोली को क्या पता कि भाई जाके दिमाग में ही असर करना है, सर का दर्द ही ठीक करना है, तो उसको कैसे पता कि जहाँ पे उस ड्रग को एक्ट करना चाहिए, जिस चीज के लिए वो ड्रग दी गई है वो उसी के ऊपर काम करती है। तो बात ये होती है कि तब हमें हर सी बातें आंसर नहीं पता था, लेकिन अब पता है। तो अब जो ड्रग्स होती है ना वो क्या करती हैं, कुछ स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट ये प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर जाकर ये ड्रग्स जो है वो एक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे हर ड्रग जो है ना वो एक अपने उसके लिए जो है ना कुछ, अब जैसे हमने बात की थी ना यहाँ पे, काम मैंने लिखा हुआ भी होगा या मैंने मिटा दिया है, खैर क्या लिखा था मैंने कि आपके पास जो ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, हमने बात की थी बीटा ब्लॉकर्स की। ठीक है, कुछ आपके पास ड्रग्स होती है बीटा ब्लॉकर्स। अब वो हमारी बॉडी में ना मल्टीपल रिसेप्टर्स होते हैं, अगर इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो ये ओवरव्यू नहीं हो जाएगा, फिर हमें फार्माकोलॉजी के अलग से एक बुक मतलब के लिपिड
सुप्रीम कोर्ट भी खोलनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ से इस तरीके से देखें, फॉर एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर्स हैं आपके, ठीक है, आप बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, बीटा रिसेप्टर्स पे ही जाके काम करेंगे, वो कभी भी अल्फा रिसेप्टर्स पे जाके काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपके पास कुछ ड्रग्स होती है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके काम करते हैं, या हम स्पेसिफिक रिसेप्टर्स कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ रिसेप्टर्स पे नहीं, कुछ एंजाइम्स पे भी जाके लग जाते हैं। कुछ एंजाइम्स पे भी मतलब एक्टिव साइट होती है, हमने इंटर में पढ़ा था, हाँ, कि हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, उसकी शेप के हिसाब से क्या होती है, कुछ एक्टिव साइट होती है, जैसे यहाँ पे गोल सी जो ये बन गई है ये एक्टिव साइट हो गई है। अब इसके अंदर इसकी शेप के हिसाब से ही जो ड्रग फिट होगी, जो सब्सटेंस फिट होगा, सब्सटेंस फिट होगा, और वही आके जो है ना यहाँ पर लगेगा। वहां पे अगर ये कोई चौकोर सा अगर कोई चीज है तो यहाँ पे आके ये नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है ना एंजाइम, तो इसलिए ये कहना ज्यादा बेहतर है कि कुछ टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर ड्रग्स आके एक्ट करती हैं। वो कौन कौन से ड्रग्स, वो कौन कौन से आपके पास स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स हो सकते हैं, या तो वो रिसेप्टर्स होंगे जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर हो, जैसे कि मोर्फिन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये पूरा सेल है उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये रिसेप्टर जगह जगह बने हुए हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जो है वो एक्ट करेगी, ठीक है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गए, जैसे कि मोर्फिन हो गई, वो रिसेप्टर्स पे जाके लग गई। उसके अलावा क्या होगा, आपके पास जो है ना एंजाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या होंगे, एंजाइम्स कुछ होती है वो एंजाइम्स के ऊपर जाके लग जाती हैं, या तो एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, ये बात हम इंटर में हमें अगर थोड़ा आप रिकॉल करेंगे तो या तो क्या होगा, एंजाइम्स को जाके वो एक्टिवेट कर देती है या डीएक्टिवेट कर देती है, यानी इनहिबिट कर देती है, या उनको जो है ना एक्शन को और बढ़ा देती है और फास्ट कर देती है। खैर क्या होता है, क्या या एक्टिवेट कर देंगी या एफिशिएंट कर देंगी, जो भी है। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई ब्लॉकर दिया है, हमने इसको इस वाली ड्रग को जो है ना आके लगना था, ये गोल कर देते हैं हम इसको, ठीक है, इस वाली ड्रग को आके यहाँ लगना था, लेकिन अब क्या हुआ कि इस ये जो हम ये मतलब ये एक सब्सटेंस है नॉर्मल जिसको लगना होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूरो ट्रांसमीटर है या कोई कोई भी मतलब सब्सटेंस है जिसको आके इसके ऊपर लगना था, और जब ये इसके ऊपर लगेगा तो एंजाइम अपना एक्शन शुरू कर देगा। लेकिन हमने क्या करना है, इस एंजाइम के एक्शन को क्या करना है, ब्लॉक करना है। इसके एक्शन को जब ब्लॉक करना है तो हम क्या कर देंगे, कुछ ब्लॉकर्स दे देंगे। ये ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ये इस एंजाइम की जाके एक्टिव साइट पे जाके लग जाएंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे, और इसके लिए जो है वो कोई जगह नहीं बचेगी लगने के लिए। सही है ना, मैंने बहुत गंदा कर दिया है, माफ करें। अच्छा, खैर क्या हुआ कि हम इसको थोड़ा सा मिटा ही लें तो बेहतर है, उसको किसी दूसरी जगह लिख लेना बेहतर ज्यादा होगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ना खैर जाके एंजाइम, अब ये क्या करेगा, कोई भी ड्रग जाके फॉर एग्जाम्पल इसी को एंजाइम बना देते हैं हम, ये हमारा एंजाइम हो गया, सही है, ये एंजाइम हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद ये क्या किया, इस एंजाइम ने जाके ना हमने कोई ब्लॉकर दे दिया, इस ब्लॉकर ने जाके क्या किया, यहाँ लगकर इसको ब्लॉक कर दिया, सही है। अब ना इसने आके इसको क्या कर दिया, यहाँ पे आके ब्लॉक कर दिया इसको, सही है। अब क्या होगा कि वो एंजाइम जो है वो अपना कोई काम करेगा नहीं है, ठीक है, और वो हमारा जो हम जो चाहते थे कि एंजाइम काम ना करे, आगे फर्दर कोई एक्शन ना हो, तो वो नहीं होगा। अब इसकी मिसाल क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, ये आप देखो नाम से शो हो रहा है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग क्या है, एंजाइम है, और ये हमने जो ड्रग दी है वो कौन सी है, वो इनहिबिटर्स है, यानी ये जो ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे इस एंजाइम के एक्शन को, सही है। अच्छा, कुछ ड्रग्स होती हैं जो आयन चैनल्स पे जाके लगती हैं, जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए। कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपके पास जो है ना ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू जो है वो क्या होती हैं, वो मूव कर रही होती हैं। ये कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो ड्रग को लेकर जो है ना कैरी करके दूसरी जगह लेकर जाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, सही है। अच्छा, ये आपके पास क्या होते हैं, कुछ केमिकल इंटरेक्शन होती हैं जिसके थ्रू जाके वो लग रहे होते हैं, सही है। अब ये देखें रिसेप्टर्स, इन्होंने मिसालें दी हुई हैं, देखो रिसेप्टर्स की भी दी हुई हैं, यहाँ पे आयन चैनल्स की दी हुई हैं, या इन्होंने एंजाइम की दी हुई है, ये ट्रांसपोर्टर्स की दी हुई है, सही है। अब देखो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में क्या है, यहाँ पर आके ये अच्छा ट्रांसपोर्टर जो हमारे पास ये प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये जो है ना ये जो लगा हुआ है फ्रोजी फ्रोजी, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन उसको यहाँ से लेगा और फिर क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल के अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर से लेकर और अंदर की तरफ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये आपके पास कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं। जब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये ड्रग जो है वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर से जाकर अंदर ना जाए, तो हम क्या देते हैं, कुछ इनहिबिटर्स देते हैं। इनहिबिटर्स क्या करेंगे, वो इसकी वही ट्रांसपोर्टर की जो है वो साइट है उसको ब्लॉक कर देंगे, ड्रग आके लगेगी नहीं। या वो क्या करेंगे कि ना यहाँ पर आके लग जाएंगे, तो यहाँ पर मतलब ये इनहिबिटर्स जो है वो यहाँ पे आके लग जाएंगे अंदर की तरफ किसी दूसरी साइड पर, और फिर वो जो है वो इसके काम को एक्शन को होने ही नहीं देंगे, ठीक है ना, वो मूवमेंट ही नहीं सही से कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये हमारे रिसेप्टर की टाइप सी एगोनिस्ट रिसेप्टर था। अच्छा, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये बात भी बिल्कुल वैसी क्या। अच्छा, अगोनिस्ट क्या होते हैं, वो चीजें जो कि आपके काम को कर मतलब के जिसमें आपकी
ट्रांसडक्शन ऑफ मैकेनिज्म हो, यानी जिसमें आपके जो सिग्नल्स है वो जो है ना ट्रांसमिट हो या कोई एक्शन हो, ठीक है, उसका हम अगोनिस्ट कहते हैं, जो एक्शन करवाए, सिंपल, ठीक है, यह ले लो। और जो एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो लगे ना तो कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, कोई ट्रांसडर्मल मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होगा, एंटागोनिस्ट अगर करा के लगेंगे तो, और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपका जो है वो सारे जो इफेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे देखो, अब जब अगोनिस्ट आके लगता है ना, अगोनिस्ट आगे लगता है तो क्या करता है, कुछ वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल देता है, जैसे कि आयन चैनल्स की ओपनिंग क्लोजिंग करवा के जो है ना, आयन चैनल्स को ओपनिंग वगैरह क्लोज करवा के, कुछ आयंस की ट्रांसपोर्टेशन करवा के कोई काम हो जाए। दूसरा ये क्या करेगा कि सिग्नल्स की ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होगा, सिग्नल्स ट्रांसडक्ट होंगे और फिर यानी ये सर यहाँ पर मेम्ब्रेन पे आके लग गया, ठीक है, मेम्ब्रेन पे आके लग गया, अब क्या होंगे, कुछ वो एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा या इनहिबिट कर देगा, या कुछ आयन चैनल को उनकी मॉड्यूलेशन करवा देगा, ओपन या क्लोज कर देगा, या डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, ठीक है, अंदर की तरफ मैसेज जाएगा सेल के अंदर और फिर वो क्या होगा, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो मतलब जो भी होगा फिर कोई प्रोटीन्स बन जाएंगे जिनका काम करना होगा, वो जो जिसके लिए वो हमने दिया गया था वो ड्रग, वो ठीक है, वो काम होगा। लेकिन कोई काम हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुई, आयन चैन ओपन हुए या क्लोज हुए, एंजाइम एक्टिवेट हुए या इनहिबिट हुए, आयन चैनल की मॉड्यूलेशन हुई या डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई, जो भी हुई काम हुआ। एंटागोनिस्ट जब देते हैं ना तो कोई काम नहीं होता, ये जब हम कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बकायदा ये क्या करेगा, ये जो हमने लगाया हुआ, ये जो हमारा रिसेप्टर हो या ये हमारे पास जो कोई जो है वो क्या बोलते हैं इसको, हम एंजाइम हो या कोई हमारा जो है ना ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो, ये जाके इसका काम करता है इसको ब्लॉक कर देना, ताकि कोई दूसरा भी आके उसके ऊपर ना लगे, और जब वो दूसरा आके कोई नहीं लगेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। सही, सिंपल रास्ते को ब्लॉक करना इसका काम है, ठीक है। आयन चैनल्स में भी देखिए यहाँ पर जो है ना ब्लॉकर्स होते हैं कुछ, जो अगर आप ब्लॉकर्स होगे तो आयन चैनल को ब्लॉक कर देंगे, और मॉड्यूलेटर्स होगे तो आयन चैनल को ओपन करवा देंगे। एंजाइम्स का हमें पता है, इनहिबिटर देंगे तो इनहिबिट कर देंगे, फॉल्स सब्सट्रैक्ट देंगे तो वो क्या होगा, एब्नॉर्मल मेटाबोलाइट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट देंगे तो क्या होगी, ये एक्टिव प्रोडक्ट जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट एंजाइम के ऊपर जाके जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया वो होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है लाइट्रोजिन, और ये आपके पास आ गए अगोनिस्ट, ठीक है। अब ये क्या है कि हमने प्रोडक्ट दी और ये एक्टिव प्रोडक्ट जो है ना वो उसकी प्रोड्यूस हो जाएगी। सब में खैर वो इतना वो नहीं है हमारा, यहाँ से बस आप ये समझना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कौन से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या क्या करते हैं कि आपकी जो है वो मुतासिर करते हैं कि आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। अब ड्रग बॉडी के अंदर चली तो गई है, अब गई है अंदर, अब वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, ठीक है। अब उसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो होती है ड्रग की, कि वो कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, आपके ब्लड फ्लो मतलब कि कितनी आपके ब्लड में एंटर हो रही है, बॉडी में एंटर हो रही है सही से, मतलब ब्लड के अंदर आपके खून में शामिल होगी तो ही तो आगे जाएगी ना। तो वो जो एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, उसके मतलब कुछ मतलब एब्जॉर्ब जो होती है उसकी कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी क्या होती है एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करते हैं। पहला होता है ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है ड्रग ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। साइज ऑफ ड्रग पार्टिकल कैसा है, लार्ज ड्रग, अगर आपके पास साइज ऑफ ड्रग पार्टिकल ज्यादा मतलब साइज बड़ा है, पोर्स जो थे जिसमें से उसको क्रॉस होना था वो छोटे हैं, जाहिर सी बात है मसला होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट असल में होता क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब अगर हम ऐसा फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट देखें तो हमें बस समझने के लिए, अब आगे जाके हम पढ़ते हैं तो मैं बताती हूँ कि इसका हमें सिर्फ क्या समझना है कि जिसको हम जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपकी यहाँ ये चीजें होती हैं जो कि क्या करती है, मुतासिर करती हैं आपकी जो है वो एब्जॉर्प्शन को, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपके पास जो है ना जो ड्रग होती है वो किन किन पार्ट्स, किन किन चीजों को जो है वो क्रॉस करना होता है उनको, तो कौन कौन सी चीजों किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो जो है ना क्या करती है, एब्जॉर्ब होती है। पहला होता है डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू, लिपिड बायलेयर से जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू चली गई। आगे होता है ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जा रही है, ठीक है, सेल के अंदर जा रही है। पिनोसाइटोसिस के अंदर, पिनोसाइटोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। पिनोसाइटोसिस में ये है ना कि इन्वेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, और वो क्या करते हैं इंट्रासेलुलर वेसिकल बना देते हैं और वो जैसे किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। ये पिनोसाइटोसिस हो गई। और उसके अलावा क्या है, डिफ्यूजन थोड़ा स्पेशल एक्वस चैनल के डिफ्यूजन हो रही है, लेकिन कुछ स्पेशल एक्वस चैनल के थ्रू हो रही है, तो वो भी आपके पास यहाँ आ जाएगा, सही है। अब जो हमने बात की थी ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये जो हमने बात की थी कि ये जो फैक्टर होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये मुतासिर कर रहा होता है आपकी कि ड्रग किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, वो यहाँ पर लिखा है आयनिक स्टेटस। अब ड्रग जो होती है ना उनके ऊपर जो है ना क्या होता है, ज्यादातर जो ड्रग्स होती है, अच्छा ड्रग्स जो है ना वो आयनिक स्टेटस के मुताबिक अगर हम देखें कि वो आयन कौन सा है, वो चार्ज कौन सा उसके ऊपर, ठीक है। तो दो तरह की ड्रग्स हो सकती है, एसिडिक और बेसिक। अब हमारे पास जो अंदर का बॉडी का एनवायरनमेंट होता है ना वो भी या तो एसिडिक होता है या तो बेसिक होता है, ठीक है ना। अच्छा, एसिडिक और बेसिक हो गया। ब्लड आपके पास जो है वो हर सी बात उसकी पीएच तक 7 तक ही होती है, 7 के आसपास ही, ठीक है।
अब क्या है कि आपके पास जो ये आयनिक स्टेटस होता है ना ड्रग का, वो बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज को मतलब कि देखा जाता है कि आयनिक स्टेटस क्या है ड्रग का। अब आपको अगर याद हो कि लिपिड बायलेयर हमने पढ़ा था, ये लिपिड बायलेयर जो होती है ये कभी भी जो है ना चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर से इंटर नहीं होने देगी। जो आपके पास जो है ना आयन को ये कभी भी जो है वो इंटर होने नहीं देती। वो इसको क्रॉस करने के लिए, जो आपके पास लिपिड बायलेयर है इसको क्रॉस करने के लिए किसी भी पार्टिकल का नॉन पोलर होना या अनआयोनाइज्ड होना बहुत जरूरी है, यानी विदाउट चार्ज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वो आयन की फॉर्म में है, प्लस में या नेगेटिव में या प्लस में जो भी है, आयन की फॉर्म में है तो लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब लिपिड बायलेयर ही क्रॉस नहीं कर पाएगी तो एब्जॉर्प्शन तो हुई नहीं। सही है। तो अब क्या आता है कि लिपिड बायलेयर को क्रॉस करने के लिए आयन किसी भी मॉलिक्यूल को नॉन पोलर या अनआयोनाइज्ड होना चाहिए। लेकिन मसला क्या आता है कि या तो हमारे पास जो अक्सर ड्रग्स होती हैं, मतलब ज्यादातर जो हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, या तो वो वीकली एसिडिक होती हैं या वो वीक बेसिस होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे अब जाहिर सी बात है वीकली एसिडिक है या वीकली बेसिस है, अब एब्जॉर्प्शन होगी कैसे। अब होता क्या है कि कुछ आपकी जो है ना अब पीएच के एनवायरनमेंट जो अब देखो ये वीक एसिड हमने ड्रग दे दिया, जाहिर सी बात है उनको किसी एनवायरनमेंट में जाना है, किसी को स्टमक में जाना है, किसी को इंटेस्टाइन में जाना है। जैसे स्टमक की पीएच है वो कम होती है, ठीक है, एसिडिक होती है, इंटेस्टाइन की पीएच थोड़ी ज्यादा होती है, बेसिक की तरफ होती है। सही है। तो पीएच जो इन्वायरमेंट होती है ड्रग का, जो इन्वायरमेंट यानी जिस इन्वायरमेंट के अंदर ड्रग गई है, स्टमक में गई है, इंटेस्टाइन में गई है, जहां भी गई है वहां की पीएच भी बहुत ज्यादा जो है ना मैटर करती है। वो ये जो पीएच होगी एनवायरनमेंट की, वो भी क्या करती है कि जो आपके पास आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है उसको जो है वो चेंज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिसोसिएशन जो होती है ड्रग की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो भी उसके ऊपर भी फर्क आता है। सही है। अच्छा, मैंने कुछ ज्यादा गंदी लाइन मार दी है। अच्छा जी, ठीक है। अब देखें, अच्छा अब क्या होता है कि सिंपली एन एनवायरनमेंट, अब लिखा है यहाँ पर कि या तो कोई एनवायरनमेंट है या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। वो क्या करेगा, वो कुछ जो है ना आपके पास जो है ना अनआयोनाइज्ड स्पीशीज जो होती हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ अनआयोनाइज्ड स्पीशीज जो होगी वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, इंक्रीज कब करता, अब यहाँ पर इस टाइम को आप छोड़ें, एक आपको यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, ये क्या लिखा है, अगर कोई ड्रग है वो एसिडिक है, ठीक है, अगर कोई ड्रग है वो एसिडिक है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन है। अब वो आपने जो एनवायरमेंट आप जिसको वो आप ले रहे हो टेबलेट की फॉर्म में, वो जाएगा आपके पास कहाँ पे, वो जाएगा आपके पास स्टमक में। स्टमक की पीएच क्या है, वो भी एसिडिक है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ड्रग जो है वो एसिडिक है, और जहां पे वो गई है उसका जो ये जो एनवायरमेंट था ना, जो एनवायरमेंट की हमने ऊपर बात की थी, जो एनवायरमेंट की बात की थी ऊपर, ये भी आपके पास क्या है, एसिडिक है। सही है। तो अब होगा क्या, ये एसिडिक एनवायरनमेंट, ये भी एसिडिक है, ये क्या करेगी, जैसे ड्रग आपकी बॉडी में जाएगी, स्टमक के अंदर जाएगी, ये स्टमक में जाने के बाद क्या करेगी, एक हाइड्रोजन आयन को अपने क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ड्रग गेन करेगी ना, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा जो पहले माइनस में था, अब वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो ड्रग क्या हो जाएगी, अनआयोनाइज्ड हो जाएगी। क्या हुआ, एस्पिरिन आपने दी, स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद उसने एक हाइड्रोजन आयन को लिया, और हाइड्रोजन आयन को लेने के साथ ही उसका जो चार्ज था माइनस का, वो क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, और वो ड्रग है वो क्या हो गई, अनआयोनाइज्ड हो गई, AH बन गई। पहले वो A माइनस थी, अब वो AH बन गई, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो आसानी से क्या करेगी, आपकी लिपिड मेम्ब्रेन बायलेयर जो मेम्ब्रेन है आपकी, वो आसानी से आपकी क्रॉस कर जाएगी, और इस तरह से आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। सही है। तो ये होता है कि आपकी जो ड्रग है आप दे जो रहे हो उसका एनवायरनमेंट क्या, मतलब वो ड्रग कौन सी है और वो कौन से एनवायरनमेंट में जा रही है। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट एक नंबर होता है, जितना ज्यादा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी ड्रग का ज्यादा होगा ना किसी एनवायरनमेंट के हिसाब से, उतनी ही ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा उतनी ही जो है वो कम एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, ड्रग की। बेहतर ये है कि एसिडिक, अच्छा एक थम ऑफ रूल आपने जो है ना, रूल ऑफ थम सॉरी, आपने क्या करना है, याद कर लेना है कि क्या है कि एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक ड्रग जो होती है, एसिडिक ड्रग जो होती है वो बेटर एब्जॉर्ब होती है एसिडिक एनवायरनमेंट में। सही है। यानी अगर एसिडिक ड्रग दोगे आप तो स्टमक में, मिसाल के तौर पे एसिडिक ड्रग देंगे तो स्टमक में अच्छी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और बेसिक जो ड्रग्स होती हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होती हैं किसमें, एक अल्कलीन एनवायरनमेंट में। सही है। तो आप बेसिक ड्रग्स बेसिक एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होंगी, और एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होंगी। सही है। तो ये सारा जो है ना वो चक्कर होता है इसका आयनिक आयंस के स्टेटस का। खैर जो आपको याद रखना है वो यही बात है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक होती हैं, और जो है वो आपका जो है वो क्या होता है कि जो एसिडिक ड्रग्स होती है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होती हैं, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होती हैं। अच्छी चीज हमने पढ़ी थी ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो पर हमें जाहिर सी बात है पता है कि ब्लड फ्लो जब ज्यादा होगा ना तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। सही है। अब मिसाल के तौर पर कहीं आपने जैसे कोई ड्रग का पेस्ट लगा हुआ है, अब सर
जाओ, बाहर जाके खेलो। जाओ, जाओ अबूजर, बाहर जाके खेलो। अच्छा, अब क्या था, ब्लड फ्लो है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी के जो है ना वो कोई ड्रग पेज लगा हुआ है, ठीक है। अब कोई ड्रग का पेज, जो हमने पर ट्रांसडर्मल पेजेस पढ़े हैं ना, ऊपर जो एक हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े थे। कोई ड्रग है जो कि लगी हुई है आपकी, और आपने उसके ऊपर जो है हीट अप्लाई कर दी है, रिलैक्सेशन अप्लाई कर दी है, मसाज अप्लाई कर दिया है। तो क्या होगा, ब्लड फ्लो उस जगह का ज्यादा होगा। जब ब्लड फ्लो उस जगह का ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। सही है। अब लिखा है, इफ द एरिया टू विच द ड्रग हैज बीन डिलीवर्ड हैज अ गुड ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई, फॉर एग्जांपल द गट, स्किन और म्यूकोजा, इट विल बी अब्सॉर्ब मोर रैपिडली। बोल रहे हैं वो एरियाज जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा अच्छी होती है, जहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, जैसे कि गट, स्किन, म्यूकोजा, तो वहां पे जो ड्रग्स होंगी वो ज्यादा रैपिडली क्या होंगी, वो एब्सॉर्ब होंगी। ठीक है। uh, अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक सिनेरियो बताया हुआ कि फॉर एग्जांपल किसी ने जो है वो मॉर्फिन का जो है ना पेज लगा रखा है। मॉर्फिन एक पेन किलर है। अब उस किसी ने वो जो है ना ट्रांसडर्मल पेज लगा दिया मॉर्फिन का, किसी पेशेंट को कंधे पे, शोल्डर पे उसके लगा हुआ है, और आपने वहां पर जाके जो है वो अप्लाई कर दिया, कोई लोकल हीट आपने अप्लाई कर दिया उस कंधे पर। ठीक है, आपने जो है हीटिंग पेड्स पेड्स लगा दिया उसके जो है ना शोल्डर पर। इससे होगा क्या कि मॉर्फिन की जो एब्जॉर्प्शन होगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि कुछ आपको साइड इफेक्ट्स जो है वो मॉर्फिन के नजर आएंगे। क्यों साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे, कि वो अब ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई है, जितनी उसको होना चाहिए था उतनी नहीं हुई, ज्यादा हो गई है, तो साइड इफेक्ट्स होना उसके शुरू हो जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। मॉर्फिन की बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर क्या है, सिंपैथेटिक रिस्पांस आ गया है। अब सिंपैथेटिक रिस्पांस भी क्या करता है, आपकी जो है वो ब्लड फ्लो जो मतलब कि मुतासर कर रहा होता है आपके ना, जैसे ब्लड फ्लो को किस तरीके से, वो हमें पता है सिंपैथेटिक रिस्पांस क्या करता है, मुतासर करता है ब्लड फ्लो को। जैसे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक रिस्पांस आपका स्टार्ट होता है ना, तो होगा क्या, क्या आपका जो ब्लड फ्लो होता है ना वो मसल्स में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मसल्स में ज्यादा हो जाएगा, और क्या होगा, गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो जो है वो आपका कम हो जाएगा, और आपकी जो है वो क्या होगा, पेरिस्टोलिसिस जो मूवमेंट हो रही होती है स्टमक में, वो भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो कम होगा, जाहिर सी बात है पेरिस्टलिसिस मूवमेंट कम हो गई, आपकी गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो कम होगी, तो स्टमक के अंदर से ड्रग जो है वो कम एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो सिम्पथेटिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो भी आपके पास क्या करते हैं, वो भी मुतासर कर रहे होते हैं आपके पास ड्रग को, सही ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। फिर आ जाती है आपके पास कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई इनहेल्ड ड्रग्स की, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन हो गया या ब्रोंकियोडायलेटर्स हो गए। ब्रोंकियोडायलेटर्स कब देते हैं, ये वाली ब्रोंकियोडायलेटर्स हम देते हैं एस्थमा में, जो आपके पास इनहेलर्स की फॉर्म में आप जो ले रहे होते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स वगैरह, तब हम दे रहे होते हैं। दूसरा है एंड सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर थेरेपी जो होती है। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए जो है थेरेपी यूज हो रहे हैं, ड्रग थेरेपी, इसको हम नाम दे रहे हैं सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर थेरेपी। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इन ड्रग्स को, जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर थेरेपी जो है, पास थेरेपी है या ऑक्सीजन वगैरह है, उसको जो है वो जब हम देते हैं किसी पेशेंट को, तो उसके पेशेंट उस पेशेंट के अंदर एक लंग्स का जो सरफेस एरिया है ना, वास्ट सरफेस एरिया उसके पास होना चाहिए, और उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि कम से कम के वो जो है वो सिक्रेशन, यानी इतनी ज्यादा सिक्रेशन नहीं हो कि वो आपकी जो है वो इस ट्रांसपोर्ट को ही मुतासर करें, एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट जो है उसी को मुतासर करें। जैसे ये लंग्स है, यहाँ पे देखो इन लंग्स है, इन लंग्स के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना म्यूकस भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स का रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स नहीं है आपके, फॉर एग्जांपल ये ट्रैक्ट है आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और यहाँ पर ये इसकी जो है वो लेयर है जो एपिथेलियल टिश्यूज है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एपिथेलियल जो है वो टिश्यूज आ गए। सही है, और ये जो है वो आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पे ये आपके पास सिक्रेशंस आ गई है। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये पूरी जो है वो सिक्रेशंस आ गई है यहाँ। अब आप क्या दे रहे हो, आप कोई ड्रग दे रहे हो, आपने ब्रोंकियोडायलेटर्स दिए, जब ब्रोंकियोडायलेटर्स आपने दिए या आपने सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन थेरेपी रेगुलेटरी थेरेपी दी, अब ये जो है वो ये काम कब करेगी, जब ये जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जाएगी, इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन की जब अंदर जाएगी तो ही तो काम होगा। इस एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन है, जो सेल्स इनके अंदर जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, तभी तो जाके काम होगा। लेकिन क्या है, ये जो सिक्रेशंस पड़ी है ना, इनकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं सही से हो पा रही हैं, तो फिर क्या होगा कि ना वो जो है ना, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन ड्रग्स को देने जब आप देते हो ना, तो कम से कम इतना थोड़ा ऑपरेशनल आपका लंग का पार्ट होना चाहिए, सरफेस एरिया आपका इतना होना चाहिए, और दूसरे अच्छा मतलब होना चाहिए जिससे वो एब्जॉर्ब सही से हो पाए। और दूसरा बात क्या है कि एक्सेसिव सिक्रेशन इतनी ना हो कि आपके एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट ही जो है वो ब्लॉक हो जाए। सही है। उसके अलावा सरफेस एरिया जो है आपका लंग्स का कैपिलरी नेटवर्क जो है वो मतलब अच्छे से काम कर रहे हो, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो ड्रग्स की अपटेक जो होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। और उसके अलावा
ठीक है, बस यहाँ पे बस। हाँ, अब यहाँ पे, हाँ ये बात, सॉरी, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा देखें, अब हमारे पास कोई पेशेंट आया है, सही है, अब हम यहाँ पे कैले सिक्रेशन तो हैं, अब ड्रग देंगे तो यहाँ पे मुतासर, आप क्या कर सकते हैं एज अ फिजिकल थेरापिस्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करवाते हैं, पोस्चुरल ड्रेनेज करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम? पोस्चुरल ड्रेनेज करवाते हैं। जैसे ही हम पोस्चुरल ड्रेनेज करवाएंगे ना, ठीक है, अब हम क्या करवाते हैं, हम करवाते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज, ठीक है, पीडी करवा रहे हैं। हमें पता है कि जब क्या होता है कि लंग्स के लोब्स के अंदर सिक्रेशन ज्यादा होती हैं, तो अपने क्या करवानी, पोस्चुरल ड्रेनेज करवाएंगे। जैसे पोस्चुरल आप ड्रेनेज करवाओगे तो होगा क्या कि सिक्रेशन जो होती हैं वो आपकी पेरिफेरल, जो ये जो लंग्स की जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये लिखें लंग्स है, यहाँ पे ट्रेकिया है, या आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ब्रोंकाई हैं, उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर यही जा रहा है। अब क्या होगा कि जब आप ये करवाते हैं, ठीक है, जब आप पोस्चुरल ड्रेनेज करवाते हैं, पोस्चुरल ड्रेनेज करवाने से होता क्या है कि ये जो सिक्रिएशंस है ना आपकी, ये आपकी जो है ना पेरिफेरल से लेकर क्या आती है, सेंट्रली मूव करना शुरू हो जाते हैं, आपके ट्रेकिया तक आ जाती है। ट्रेकिया में अगर आ जाए तो आप क्या करवाते हो, हम हॉस्पिटल्स में जो करवा रहे होते हैं वो करवा रहे होते हैं ये हम करवा रहे होते हैं, क्या करवा रहे होते हैं यार, सक्शनिंग, ठीक है। तो हम क्या करवाते हैं, जो पोस्चुरल ड्रेनेज हो जाए, पोस्चुरल ड्रेनेज से होगा क्या कि जो सिक्रेशन है आपकी पेरीफेरी से निकल के कहाँ जाएंगी, सेंट्रल आपका जो यहाँ पर ट्रेकिया है यहाँ पर आ जाएंगी। जब ट्रेकिया में एक दफा सिक्रेशन आ जाए, फिर आप यहाँ पे क्या करवाते हो, सक्शनिंग करवाते हैं, ठीक है, सक्शनिंग करवाते हैं। जैसे ही आप सक्शनिंग करवाओगे तो इससे होगा क्या कि जो आपके पास जो है ना वो जो सिक्रेशन होंगी वो सक्शन होकर वो क्या हो जाएंगी, आपकी बॉडी से बाहर चली जाएंगी। जब ये बाहर चली जाएंगी फिर आप क्या करोगे, ये ड्रग्स आप दोगे, ये थेरापी आप दोगे, ये ड्रग्स थेरापी जब आप दोगे, ब्रोंकियोडायलेटर्स दोगे, फिर सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन थेरापी दोगे, तो इससे क्या होगा, ये ड्रग की जो वो होगा अब्जॉर्प्शन होगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी, और जो ड्रग है वो इफेक्टिवली जो है वो क्या कर सकेगी, ज्यादा और अच्छी इफेक्टिवली एक्ट कर सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, दिस इज आर्गुएबली द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस दैट अ फिजिकल थेरापिस्ट कैन हैव ऑन अ ड्रग डिलीवरी, as not only can you mobilize the secretions, you can facilitate the musculature to enable the deeper breaths and expands more lung, ठीक है। जब सिक्रेशंस कम निकलना शुरू हो जाएंगी, निकल जाएंगी आपकी बॉडी से, आपके लंग से, तो होगा क्या, बॉडी से नहीं, लंग्स की लंग आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जब ज्यादा आपकी जो ओवर सिक्रेशंस है वो जब निकल जाएंगी, तो होगा क्या कि एक तो आपके लंग्स जो है वो मोर जो है ना एक्सपेंड होंगे, यानी उनकी एक्सपेंशन उनकी जो हो रही होती है वो ज्यादा ऑक्सीजन को ले पाएंगे, ये बात है सिंपल। और दूसरा ये क्या होगा कि आपका जो है वो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उसके अलावा आप डीपर ब्रेथ्स ले सकेंगे, उसके अलावा आपकी ड्रग्स जो है वो आसानी से जो है वो ये जो आपके पास एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट होगी वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ये बात होती है सारी। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या है, अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है कि मोबिलाइजेशन, सॉरी, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन, द बॉडी गेट्स हॉस्टाइल। अब आपके पास जो ड्रग होती है वो आपकी मेटाबोलाइज जो एक्सक्रिएट कैसे होती है, आपकी जो ड्रग्स होती हैं वो एक्सक्रिएट कैसे होती हैं, आपकी एलिमिनेशन के, तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू, या क्या होती है कि वो एक्सक्रीशन मतलब मेटाबोलाइज होगी देन एक्सक्रिएट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल बात है। अब क्या होती है, ड्रग्स की जो एलिमिनेशन होती है ना वो या तो वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती है या वो होती है आपके पास एक्सक्रीशन के थ्रू। मेटाबॉलिज्म के थ्रू कैसे कि जैसे आपका जो जब जैसे आपकी जो ड्रग होगी ना वो मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होने के बाद अब उसका शेप जो होगी, मोलिकुलर शेप, या तो वो चेंज हो जाएगा या उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, सही है। या और दूसरा तरीका होता है कि वो एक्सक्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देखो पहली बात, मेटाबॉलिज्म जब होगी उसकी शेप चेंज होगी, फंक्शन चेंज होगा, वो काम की नहीं रहेगी, तो वो जाहिर सी बात है बॉडी पे एक्ट करना बंद कर देगी। एक्सक्रीशन जो हो रही है, दूसरा तरीका क्या था एक्सक्रिएशन का, एक्सक्रिएशन के मतलब क्या होगा कि फिर वो यूरिन के थ्रू या एक्सहेलेशन के थ्रू या फीसेस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। सिक्रेशन यानी वो या तो वो ये क्या होता है स्वेटिंग के थ्रू भी निकल जाती है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी जो है वो मिल्क के मदर के अंदर फीडिंग जो वो होती हैं मदर, उनके मिल्क के थ्रू भी निकल जाती हैं, सही है। अब क्या है कि once the drug has made its the previous journey from outside of the body to within, the body sets with about changing it, the liver is the main set of the metabolism। अब क्या है, ड्रग आ गई अंदर, उसने अपना जर्नी मुकम्मल की, उसने जो काम उसने करना था उसने वो किया, उसके बाद अब क्या है, ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज होगी, जाने के लिए तैयार होगी, सही है। अच्छा, लिवर क्या होता है आपके पास जो है वो मेन पार्ट होता है, मेन साइट होती है मेटाबॉलिज्म की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रग के एक्ट करने के बाद ही जो है वो क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी और फिर वो बस निकलने के लिए तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेटाबॉलिज्म कभी कभी ना क्या होता है कि एक्शन से पहले भी होती है। अच्छा, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे
अच्छा, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हम नाम देते हैं प्रो ड्रग, ठीक है। क्या नाम देते हैं हम उसको? प्रो ड्रग, ठीक है। वो अभी मैं बड़ा गंदी गंदी राइटिंग में लिख रही हूँ। ये क्या होती है? कुछ प्रो ड्रग्स होती हैं। अब ये अभी आप अभी काम नहीं करेंगी, जैसे आप बॉडी में दोगे काम नहीं करेंगी, ये जाएंगी लिवर के पास, लिवर में जाके होने होंगी ये मेटाबोलाइज, और ये मेटाबोलाइज होने के बाद क्या करेंगी, एक एक्टिव ड्रग के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और जब एक्टिव ड्रग में चेंज होंगी तो अब जो है ना ये क्या करेंगी, अपना जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाएंगी, सही है। ये होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो मेटाबॉलिज्म हो रही है वो एंड में ही हो, वो आपकी शुरू में भी होती है। जब प्रोडक्ट आपने दे दी, लिवर में गई, लिवर में होने के बाद लिवर क्या है, मेन साइड मेटाबॉलिज्म की, लिवर में गई, लिवर में जाने के बाद मेटाबोलाइज्ड हुई, मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव ड्रग में चेंज हुई, अब वो जाके अपना काम कर रही है, सही। तो ऐसे ऐसे भी होता है। अच्छा, मेटाबोलाइज जो आपके पास लिवर के अंदर होती है ना, आपके पास जो ड्रग जाके मेटाबोलाइज होती है उनमें जो एंजाइम्स होते हैं, जाहिर सी बात है जो उसको मेटाबोलाइज कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जिसका एंजाइम्स का सिस्टम है, जिसका नाम देते हैं साइटोक्रोम P450। ये जो ड्रग, ये आपके पास पूरा एंजाइम्स का एक ग्रुप है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं आपके, जो कि क्या करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल की, और ड्रग जो है, मॉलिक्यूल जो होता है ड्रग का, उसको अल्टर कर देते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं किस इन द फॉर्म, और वो प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कोई सब्सट्रेक्ट दिए, हमने कोई ड्रग दी है, कोई सब्सट्रेक्ट हमने दिया, दैट्स पता है मेटाबोलाइज होने के बाद वो अपने किस में चेंज होगी, मेटाबोलाइट्स में या प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है ना, या प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। मेटाबोलाइट्स या प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यही बहुत बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो मेटाबोलाइज एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कब प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सही है, 2 मिनट। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो ड्रग्स आर गिवन, अब यहाँ पर हो गया कुछ अच्छा, हाँ एक बात कि ऐसा होता है कि या तो ड्रग्स जो होती है, यहाँ पर हमने बात की थी ना प्रो ड्रग की, कि प्रो ड्रग्स हम देते हैं तो क्या होता है कि वो पहले मेटाबोलाइज होती है, फिर वो एक्टिव में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब मेटाबॉलिज्म के बाद ना ऐसा दो दो चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जब होती है ना, तो या तो मेटाबॉलिज्म जैसे किसी भी ड्रग की हुई है, वो दो पार्ट्स में, दो चीजों में चेंज होगी, या तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, या वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, या वो क्या होगी, वो इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगी वो, ठीक है। या तो वो क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, या वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, या वो हाइपर एक्टिव कुछ ज्यादा हो जाएगी, या मोर पोटेंट फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी, सही है। तो मेटाबोलाइज होने के बाद ये जो मेटाबोलाइट्स आपके बनते हैं वो या तो क्या होगी, या तो वो टोटली जो है वो ड्रग को जो है ना मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो इनएक्टिव हो जाती है, या वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्टिव हो जाती है, और या जो है वो क्या होती है कि मोर पोटेंट फॉर्म, यानी मोर एक्टिव फॉर्म जो है ना उसमें चेंज हो जाती है, जो ओरिजिनल ड्रग थी उससे ज्यादा मोर पोटेंट फॉर्म में, सही है। अच्छा, ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। उसके अलावा जो ड्रग्स आप देते हो ना, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे प्रो ड्रग्स दिया हुआ है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको आपने देते हो, मकसद ये होता है कि वो मेटाबोलाइज होने के बाद जो है वो एक्टिव ड्रग के अंदर चेंज हो, और फिर जो है ना आप क्या वो एक्शन करें, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि आप कोई भी मतलब ड्रग जब ओरली लेते हो, जब आप क्या करते हो, कोई भी ड्रग जब आप क्या करते हो, ओरली लेते हो, तो वो ड्रग जो होती है वो आपके पास जो है वो जाती है स्टमक में, हाँ, स्टमक में जाने के बाद वो जाती है आपकी पोर्टल सर्कुलेशन में, जो है लिवर, ठीक है। देखो, गई है अब फ्रॉम सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में गई है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन से वो चले गई है, लिवर इंटेस्टाइन से होती है वो चले गई कहाँ, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन में गई है। अब ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है जाएगी, क्या करेगी, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ जाएगी, लिवर के अंदर जा रही है, सही है। लिवर के अंदर गई है, लिवर के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगी, काम करने से पहले, सिस्टम के अंदर वर्क करने से पहले उसको थोड़ा ग्रूम किया जाएगा, ये समझ लो आप, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अब अगर यहाँ पर कोई जैसे कोई एक्टर है, ठीक है, अब वो मतलब कोई इंसान है वो एक्टिंग करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, वो किसी इंडस्ट्री में जाता है और उसके अंदर डायरेक्टर ने देख लिया कि भाई हाँ ये एक्टिंग कर सकता है, वो क्या करेगा, मतलब वो घूमता फिरता आता है ना, वो ऐसे तो नहीं आता डायरेक्टली, डायरेक्टर से तो नहीं आके मिल जाएगा, तो उसके भी कुछ रूट्स होते हैं, होता 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 यानी एक्शन, काम करने से पहले, एक्टिंग करने से पहले वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, उसके बाद आता है। अब आने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे ही अब आपके पास आएगा लिवर के पास, तो लिवर उसको कहेगा कि भाई आप जो है ना अभी तैयार नहीं हो, आप तैयार, इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको कुछ चीजों का मालूम होना जरूरी है। वो उसको क्या करेगा, ट्रेन करेगा, ठीक है। लिवर क्या कर रहा है, ड्रग को ट्रेन कर रहा है, उसको मेटाबोलाइज करके उसको एक अच्छी और एक जो है वो एक्टिव फॉर्म में तब्दील कर रहा है, या तो वो अच्छी फॉर्म में तब्दील कर देगा। अच्छा देखो, अब क्या होता है कि जब कोई, वही मिसाल ले लेते हैं कोई एक्टर की ही, कि जब वो चाहे तो उसकी ग्रूमिंग होती है, अब ग्रूमिंग होती है तो उसको, उस एक्टर को ये नहीं होता कि वो जैसा है वैसे ही हम उसको छोड़ देंगे, उसमें सिर्फ एडिशनल चीजें ऐड करके उसको एक्टिव करके छोड़ देंगे। हम क्या करते हैं, उस ड्रग, उस इंसान का कुछ हिस्सा जो है वो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बालों की कटिंग करवाते हैं, ड्रेसिंग को चेंज करवाते हैं, जूते उतरवा के दूसरे पहनाते हैं,
ठीक है। तो क्या होता है, उसको बिल्कुल पूरा ग्रूम किया जाता है, उसको एक्टिंग सिखाई जाती है, उसको चलना सिखाया जाता है, उसको बोलना सिखाया जाता है, ठीक है, तब जाके वो काम करने के काबिल होता है, ठीक है, सिस्टम में काम करने के काबिल तब होता है वो। अब इसी तरीके से लिवर के पास जब ड्रग जाती है ना, तो क्या होती है, लिवर के अंदर चले गए, अब लिवर उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म इसको हम कहते हैं, ठीक है, काम करने से पहले एक क्या हुआ, एक मेटाबॉलिज्म हुई है, सही है। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म से ड्रग गुजरती है। अब ये जो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होती है ना, ये आपके ये कहलाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या कहलाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाती है। इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग जाकर सिस्टम के अंदर काम करने के काबिल हुई है, समझो ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म में गई है ड्रग, फर्स्ट पार्ट, उसको हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। अब ये क्या होता है कि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है समझना, ठीक है, कि आपके पास जो है ना वो कितना, अब एक और मिसाल आप ले लो कि नहीं है कुछ ज्यादा खैर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे लिखा है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छा, मेटाबॉलिज्म जब होती है तो हमने बात की कि कुछ हिस्सा जो है वो आपका निकाल दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है ड्रग का निकाल दिया जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे हमने एक ड्रग की ये अमाउंट जो है वो दी, सही है, अब ये हमने ओरली दी थी, वो इंटेस्टाइन से होती हुई लिवर के अंदर गई। लिवर में जाने के बाद लिवर ने क्या किया कि उसने ना इसका इतना पार्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू नाकारा कर दिया। अब जो ड्रग जाएगी ना वो सिर्फ कितनी जाएगी, ये वाली ड्रग जाएगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो इतनी ड्रग जो है वो जाने के काबिल हुई है, इतनी बड़ी ड्रग आपने दी थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये 50 जो है ना mg की आपने ड्रग दी थी, और अब जो है वो कितनी, वो यहाँ पे जो गई है वो गई है 30 mg की, सही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 30 mg की ड्रग गई है, तो 20% जो आपके पास 20 mg जो ड्रग थी ना आपकी, वो कहाँ हो गई, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी से मतलब किसी काम की नहीं रही है, वो फ्रैक्शन आपका जाया हो गया है, और सिर्फ ये जो 30 मिलीग्राम का जो फ्रैक्शन था, सिर्फ यही आपका जो है वो ब्लड के अंदर इंटर हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसके लिए भी अब ये जो हम क्या होता है कि जो हमने ड्रग दी है, एक इतनी जो हमने ड्रग दी है, उसका कितना हिस्सा जो है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, सिस्टम में काम करने के लिए काबिल होगा, जो आपका कितना हिस्सा ड्रग का जो है वो सिस्टम में काम करने के लिए काबिल होगा, इसको हम नाम देते हैं बायो अवेलेबिलिटी का, ठीक है। ये क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि प्लाज्मा के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो पहुंचेगा, ठीक है। अब द अमाउंट गिवन ओरली, द एक्चुअल फ्रैक्शन इज कार्ड, जो आपने एक फ्रैक्शन आपने ड्रग का दिया था, ठीक है, अब उसमें से कितना एक्चुअल फ्रैक्शन है जो आपका प्लाज्मा में पहुंचा है, उसको हम नाम देते हैं बायो अवेलेबिलिटी का। अब देखो यहाँ पे बात नहीं लिखी, लेकिन लिपिड कोड में ये बात लिखी है, जैसे जो आप ड्रग्स देते हो आईवी के थ्रू, यानी इंट्रावेनियस इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग दी जाती है, उसकी अब्जॉर्प्शन जो होती है वो 100% होती है, तकरीबन 100% होती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है, सही है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप क्या दे रहे हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे रहे हो, सही है। लेकिन जो आपके पास आप ड्रग ओरली देते हो ना, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि उसको जो होता है ना बड़े चेक एंड बैलेंस से गुजरना पड़ता है, उसको लिवर से गुजरना पड़ता है, लिवर से सबसे बड़ी बात है, लिवर से गुजरना पड़ता है, लिवर उसको क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करवा देता है, जिसकी वजह से उसका कुछ ड्रग का हिस्सा जो है वो, ड्रग का जो है वो अमाउंट है वो जाया होती है, कुछ ड्रग जो है वो आपके पास ब्लड में पहुंचती है, तो इसको हम नाम देते हैं बायो अवेलेबिलिटी का। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, सही है। तो ये जरूरी होता है। अब जब आप कोई भी ड्रग ओरली देते हैं ना, हम फार्मासिस्ट क्या करते हैं, और के उनको पता जाहिर सी बात होता है उन्हें कि कितनी ड्रग जो है वो आपकी जो है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाकर जो है वो जाया होने वाली है, तो वो पहले से ही इतनी अच्छी अमाउंट देते हैं कि जब मतलब कि कट इतना हिस्सा कैंसिल होने के बाद भी, कम से कम इतनी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए कि वो काम करने के काबिल हो, जितना हमें इफेक्ट चाहिए वो उतना मिले। अगर हम दे ही 30 तो क्या होगा, इसमें से 20 जाया हो जाएगी, कितनी बचेगी, 10 mg इतना इफेक्ट लेकर आएगी ही नहीं कि जितना जो है हमें चाहिए, सही है। तो हमने क्या इतना देना होता है, अगर हमें 30 मिलीग्राम का इफेक्ट चाहिए ना बॉडी में, तो हमें 50 मिलीग्राम की टेबलेट ओरली देनी पड़ेगी, तो जाके जो है वो 30 मिलीग्राम आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा और फिर जाके वो काम करने के काबिल होगा। अगर आप दोगे ही 30 तो हो सकता है कि वो 30 मतलब फर्स्ट अगर ओरली दे रहे हो 30 दे रहे हो तो, और आपको चाहिए भी इफेक्ट 30 का, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपका जो है वो पार्ट्स कुछ जाया होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ पार्ट जो होगा उसका भी कुछ हिस्सा बायोअवेलेबिलिटी जो होगी वो आपकी जाहिर उसके हिसाब से वो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आपने जो है वो जब भी कोई ड्रग देनी ओरली होती है तो आपने अच्छी ड्रग अच्छी अमाउंट में देनी होती है, ताकि वो इतनी कम से कम बचे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद कि वो बॉडी में काम करने के काबिल हो, यानी जितना हमें इफेक्ट चाहिए उतना हमें मिले, सही है।
अब यहाँ पे यही इन्होंने बात की हुई है, जो ड्रग्स आप ओरली देते हो ना उनको आप हायर डोज के अंदर देते हो देन दी अनदर रूट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आईवी के थ्रू ये वाली ड्रग दूंगी ना, यही ड्रग फॉर एग्जांपल कोई भी ए ड्रग है, हमारा नाम ये ए ड्रग ए है इसका नाम, ठीक है, ड्रग का नाम। अब ये जो मैंने ड्रग दी है, ठीक है, ये जो ए ड्रग है ना, अगर मैं इसको जो है ना आईवी के थ्रू देती हूँ, क्योंकि आईवी जो है उसकी जो आईवी की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। हमने बात की ना, आईवी के थ्रू जो बायो अवेलेबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 100% आ रही है, 100% आ रही है, सही है। तो आपने क्या करना है, आप जो है ना जब आईवी के थ्रू यही ड्रग दोगे ना, तो आप जो है वो कितना दोगे, 30 मिलीग्राम ही दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप यही ड्रग जब आप जो है वो ओरली दोगे ना, तो फिर आपने उसको 50 मिलीग्राम तक देना है, सही है। ये बात लिखा है कि आपको ना जब आप ओरली जो ड्रग देते हो आपको थोड़ा उसको हायर डोज में देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अनदर रूट, यानी उसी ड्रग को जब अनदर रूट से दोगे, आईवी दोगे या आप सब लिंगुअल फॉर एग्जाम्पल दोगे, तो आपका क्या होगा कि वो उसकी जो है वो आपने जो है अमाउंट जो है वो ओरल जो आपने ड्रग थी उससे थोड़ी कम रखनी है, सही है। ये बात यहाँ पर जरूरी है। उसके अलावा जो है वो क्या होती है, फिर आपकी जो ड्रग होती है, कौन कॉन्सेप्ट है क्लियरेंस का, क्लियरेंस ड्रग है, मतलब क्लियरेंस आपकी बॉडी से रिमूवल कोई एक तरह से कह रहे हैं आप, बस इतना ही याद रखें। क्या होता है कि एक्सक्रिएशन भी है, अब आपके पास कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो एक्सक्रिएट होती हैं थ्रू यूरिन के थ्रू हो रही हैं, या पीसेस के थ्रू हो रही हैं, या सिक्रिएशंस के थ्रू हो रही है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक्सलेशन के थ्रू रिमूव हो रही हैं, या जो है वो आपकी जो बॉडी की स्वेटिंग होती है, पसीने के थ्रू निकल रही हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब जो क्लियरेंस होती है ना ड्रग की, जो ड्रग की क्लियरेंस होती है वो कितनी निकलेगी, कितने देर में निकल रही है, कितनी देर में एलिमिनेट हो रही है, जो भी हो रही है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उसमें आपके पास आता है प्लाज्मा बाइंडिंग, दूसरी आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितनी अच्छी है वो आ जाएगी, लिपिड सोलिबिलिटी आ जाएगी, और पीएच आ जाएगी। इन चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, सही है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है थेरापेटिक विंडो का। थेरापेटिक विंडो का होता है सेफ अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी इस ड्रग से अगर आप कम दोगे, ठीक है, अगर ये थेरापेटिक विंडो समझो एक रेंज है ड्रग की जो कि सेफ रेंज के अंदर आती है। मिसाल के तौर पे पेनाडोल की एक टेबलेट से लेकर 19 टेबलेट तक, ठीक है, पेनाडोल की एक टेबलेट से लेकर 19 टेबलेट्स आप किसी को दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके पास सेफ रेंज है, इसमें पेशेंट को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, मिसाल दे रही हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ना आधी दो, हाफ टेबलेट दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिम्टम्स जो होंगे वो नहीं जाएंगे। और जब आप 19 से ज्यादा देते हो, यानी ग्रेटर देन 20 देते हो, ठीक है, 20 टेबलेट्स एक साथ आप पेशेंट को पेनाडोल की दे रहे हो, ठीक है, पेनाडोल सेफ ड्रग है, लेकिन 20 ड्रग ऐसे बता देंगे, 20 से ज्यादा 25 गोलियां अगर कोई एक साथ खाएगा तो नुकसान तो होगा। तो खैर क्या है कि अगर कोई 20 टेबलेट जो है वो दे रहा है, 20 टेबलेट जो है वो हम एक साथ दे रहे हैं, तो फिर क्या आना शुरू हो जाएंगे, उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस ड्रग की जो सेफ रेंज थी वो क्या थी, 1 से लेके 19 तक थी, 1 टेबलेट से लेके 19 तक थी। तो ये जो रेंज है ना आपकी, ये क्या कहलाती है, थेरापेटिक विंडो कहलाती है, ठीक है। तो हमें देखना होता है कि जो हम डोजिंग दें ना ड्रग की, वो कम अज कम जो डोजिंग है वो उसकी थेरापेटिक विंडो के अंदर अंदर हो, ठीक है, जो उसकी सेफ ड्रग की कंसंट्रेशन थी, सेफ ड्रग की जो रेंज थी, जो विंडो थी, उसके अंदर अंदर हो, सही है। अगर से नीचे होगी ना तो फिर क्या होगा, सिम्टम्स आपके जाएंगे नहीं, यानी बीमार पेन किलर दे रहे हो और पेन किलर इतनी कम दे रहे हो, उसकी थेरापेटिक विंडो से इतनी लो दे रहे हो कि वो पेन को वो ठीक ही नहीं कर पा रहा है, या आप जो है वो इतनी ज्यादा दे रहे हो कि उसके सेडेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आना शुरू हो गया, रेस्टलेस कम होना शुरू हो गई, जीआईटी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, तो ऐसी बात है वो भी नुकसानदेह, सही है ना। तो यहाँ पे नोट ऑन डोजिंग, इसमें पैराग्राफ में यही लिखा है कि आपने जो है ना इतनी मतलब के लिखा है द डोज नीड टू बी इनफ टू वर्क इन द थेरेपेटिक विंडो बट नॉट टू मच टू क्रिएट साइड इफेक्ट, सही है। बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो मैं अपना इंस्टाग्राम का नीचे जो है वो लिंक दे दूंगी, ताकि आप इंस्टाग्राम पे जाकर आप जो है ना मुझे अपने क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर उनको क्लियर कर सकूं तो। अच्छा, खैर यहाँ तक आए। ये अब हमारा जो है वो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाट एक ब्रॉड रिव्यू बुक है या फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उन्होंने एक एक चीज को इतना ज्यादा क्लियरली जो है ना, इतना ज्यादा ऐसे नहीं लिखा हुआ। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का, जाके आप फिर लिपिन कोड पढ़ सकते हैं, वो समझने के लिए आसान है। अगर ऐसा फिजिकल थेरापिस्ट अगर आपको अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं ना, तो बेहतरीन मेरे हिसाब से बुक लिपिन कोड है, क्योंकि उसको समझना बड़ा आसान है, सही है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है मैंने छोड़ा है अभी, लेकिन यहाँ जो हम आइबुप्रोफेन जो पढ़ेंगे जब हम इसको, तो हम तब पढ़ लेंगे, क्योंकि कॉक्स 1 कॉक्स 2 इसका सबका जो है वो डिटेल में जो है ये नीचे ही लिखा होगा, सही है। तो
अब ये जो हमारे पास है ना मेडिसिन यू विल प्रोबेबली इनकाउंटर, ठीक है, वो ड्रग्स जो कि आप ज्यादातर वार्ड के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, वो आपके पास जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने रीजन वाइज बताया हुआ है कि हार्ट के लिए कौन कौन सी, आपको हार्ट में कौन कौन सी ड्रग्स देखने को मिलती हैं, लंग्स में कौन सी देखने को मिलती हैं, उसके अलावा आपका जो है वो ये न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, और एनाल्जेसिक्स या एनेस्थीसिया आपको कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो एंटीबायोटिक्स आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, ये आपके पास जो है ना ये आ रहा है, सही है। ये इंशाल्लाह जो है वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको कुछ में से कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है वो आके इंस्टाग्राम पे जो है वो क्वेश्चनिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे।